कोरियाई सेना में गेहून बहुत उत्साहित है क्योंकि वह आखिरकार छुट्टी पाने वाला है। जैसे ही वह बेस छोड़ता है, वह अपनी गर्लफ्रेंड योंगजू से मिलता है। हालांकि यह पल खराब हो जाता है जब वह जागता है और महसूस करता है कि यह एक सपना था। बाद में पहरेदारी के दौरान गेहून ने योंगजू को कॉल किया, जो हैंगओवर में है, और उनसे कहा कि वे सुबह बात कर सकते हैं। गेहून उन्हें फिर से कॉल करना चाहता है, लेकिन उनका वरिष्ठ अधिकारी उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और इन्हों के सो जाने के कारण पूरी टीम को उनकी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए डांटता है। अगले दिन गेहून उसे फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन योंगजू काम पर होती है, इसलिए वह फोन नहीं उठाती। बाद में गेहून और इन्हो एक आपातकालीन ड्रिल का हिस्सा होते हैं। बाकी की टीम पूरी कुशलता से काम करती है, लेकिन ये दोनों अनाड़ी होते हैं और हथियार का नमूना ले जाते समय सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जो असली इमरजेंसी में मौत के बराबर होता। उनका गुस्सैल कमांडर पूरी टीम को सजा देता है और उन्हें 77 मंजिला इमारत की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने को कहता है जहां बेस स्थित है। फिर कमांडर सभी के फोन ले लेता है। जब गेहून अपना फोन सौंपता है, उसे यंगजू से एक संदेश मिलता है जिसमें वह पहले बात न कर पाने के लिए माफी मांगती है। बाद में जब गेहून और उसका साथी उसी इमारत में स्थित होटल में सामान पहुंचा रहे होते हैं, गेहून खिड़की से बाहर देखता है और सड़क पर लोगों को झटके खाते हुए देखता है। वह इस पर ध्यान नहीं देता और अपनी रसोई की चीजों को जारी रखता है। जब उसका साथी ध्यान नहीं दे रहा होता है, गेहून शेफ जंग से फोन उधार लेता है और यंगजू को कॉल करता है, जिसे जल्दी से फोन काटना पड़ता है क्योंकि वह अभी भी काम पर है। जब उसे अकेला पल मिलता है, वह उसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन गेहून ने पहले ही फोन वापस दे दिया है। शाम को इन्हो अपने कमांडर से कहता है कि उसका बच्चा बीमार है और अपने फोन के लिए पूछता है। हालांकि वह जानबूझकर गेहून का फोन उठाता है और उसे चुपके से देता है। गेहून एक कोठरी में छुपकर यंगजू को फोन करता है और उसकी रोती हुई गर्लफ्रेंड को यह कहते सुनकर टूट जाता है कि वह उनसे ब्रेक चाहती है, क्योंकि जब तक वह सेना में है, उन्हें अपने रिश्ते में कोई भविष्य नहीं दिखता। अगले दिन यंगजू अपने सहकर्मी जिनवूक के साथ दोपहर का भोजन कर रही होती है जब गेहून उसे फिर से फोन करता है। पहले तो वह इसे अनदेखा कर देती है, लेकिन जब वह एक वॉइसमेल आती देखती है तो वह उसे सुनने के लिए बाथरूम की ओर दौड़ती है। संदेश में गेहून माफी मांगता है उसके लिए। वह मानता है कि उससे इंतजार करने के लिए कहना अन्यायपूर्ण है और वह सुझाव देता है कि वे अलग हो जाएं। यंगजू रोने लगती है और बेस पर जाने का फैसला करती है, तो जिनवूक उसे लिफ्ट देने का प्रस्ताव करता है। यात्रा के दौरान जिनवूक यह कबूल करता है कि वह यंगजू का इंतजार करने के लिए तैयार है। अचानक उसकी कार एक आदमी से टकरा जाती है और टक्कर के कारण वह खिड़की से बाहर गिर जाता है। उसकी आंख का गोला यंगजू की गर्दन पर जा गिरता है, जिससे वह चीख पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि वह आदमी अभी भी जिंदा है, इसलिए वह आंख को एक बैग में डालकर जिनवॉक से मदद मांगती है कि वह उस आदमी को बाहर ले जाने में मदद करे। हालांकि जिनवॉक बीमा कंपनी को कॉल करने को प्राथमिकता देता है और यंगजू को जिज्ञासु भीड़ से मदद मांगनी पड़ती है। वह सेलिब्रिटी एलेक्स को पहचानती है, जिससे वह असहज हो जाते हैं। अब एलेक्स के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय उसके लिए कैमरों के लिए मदद करने की। मिलकर वे आदमी को उसके पैरों से खींचते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। एलेक्स हैरान होता है कि उसके घावों से खून नहीं बह रहा है और सीपीआर की कोशिश करता है, लेकिन गलती से आदमी की पसलियां तोड़ देता है। अब भीड़ को लगता है कि एलेक्स ने उसे मार डाला। जब शरीर को हटाया जाता है, वे जिनवूक को चेक करते हैं और देखते हैं कि उसकी पैंट गीली हो गई है। उसी पल एक ट्रक तेज गति से गली में आता है। चालक का सिर खिड़की में फंसा होता है और जिनवूक समय पर कार से कूद जाता है ताकि उसे रौंदे जाने से बच सके। उसी समय गेहून और इन्हो को अड्डे के लिए पेट्रोल लेने भेजा जाता है। चूंकि सैन्य लिफ्ट खराब है, वे होटल के रास्ते से जाते हैं, लेकिन होटल मैनेजर सुजिन उन्हें रोक देती है। वह उन्हें चेतावनी देती है कि होटल के माध्यम से न चलें, क्योंकि इससे मेहमानों को परेशानी हो सकती है। उनके जाने से पहले वे देखते हैं कि एक विमान इमारत की ओर बढ़ रहा है और हर कोई घबरा जाता है, जिसमें छत पर मौजूद सैनिक भी शामिल हैं। हालांकि विमान आखिरी क्षण में मुड़ जाता है और सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। गेहून और इन्हो होटल के लिफ्ट का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं और उनके साथ मैनेजर आरॉन जुड़ जाते हैं, जो उन्हें मेहमानों से दूर रहने के लिए सीढ़ियों का उपयोग न करने के लिए डांटते हैं। अचानक लिफ्ट रुक जाती है और एक आपातकालीन लाल बत्ती चमकने लगती है। आर्यन मदद के लिए कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं और जल्द ही लिफ्ट फिर से काम करने लगती है। हालांकि जब यह अगले फ्लोर पर दरवाजे खोलती है, तो वे फर्श पर लाशें देखकर और एक आदमी को मरते हुए देखकर दहशत में आ जाते हैं। कुछ लोग घबराकर कॉरिडोर में दौड़ते हैं, इससे पहले कि एक खून से सना हाथ लिफ्ट को रोकता है। उसका चेहरा काफी भयानक लगता है और जब वह गिरता है तो वह दरवाजे में फंस जाता है। मदद के लिए पुकारने के बाद आर्यन उसे अपनी जैकेट से ढक देता है। तिगड़ी लिफ्ट छोड़ देती है और वे एक नरसंहार देखकर हैरान हो जाते हैं। हर जगह खून और रंग बिखरे हुए हैं, भयानक गंध फैली है और लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। कुछ हाथों को फॉलो करने पर जमीन पर एक आधा आदमी दिखता है जो अभी भी हिल रहा है, जिससे पुष्टि होती है कि जॉम्बी सर्वनाश आ चुका है। जब आर्यन भागने की कोशिश करता है तो एक जॉम्बी उस पर हमला करता है, इसलिए इन्हो उस प्राणी को मारने के लिए एक बोतल से उसे मारता है। फिर 3 आदमी एक टेबल को धक्का देते हैं ताकि जॉम्बी को काउंटर के खिलाफ फंसा सके। योंगजू द्वारा गेहून को दिया गया लाइटर, कुछ शराब और एक टेबल क्लॉथ का उपयोग करके वे जॉम्बी को आग लगाकर मार देते हैं। शहर में भी अफरा तफरी और डर हावी हो रहे हैं। विमान दुर्घटना के बाद हर फोन पर एक अलर्ट भेजा जाता है और सरकार जितनी संभव हो उतनी बचाव टीमों को भेज रही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और मार्शल लॉ लगाया जाता है। आधार पर सायरन बजता है और सैनिकों को असली बंदूकों के साथ तैयार होना चाहिए। एरन कुछ कॉल करता है और पता चलता है कि पूरे भवन को कब्जे में लिया जा चुका है, इसलिए वह सुरक्षा टीम की तलाश में निकलता है। जेजून और इन्हो आधार पर वापस लौटने की कोशिश करते हैं और बहुत से झोंबी उनका पीछा करते हैं। दोनों आपातकालीन सीढ़ियों को ढूंढ लेते हैं और झोंबी के सामने दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही वे ऊपर जाते हैं, वे शहर की अफरा तफरी को देखकर भयभीत हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश सीढ़ियां बंद हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी। फिर वे स्टाफ रूम देखते हैं और अंदर आते हैं। तभी सुजुंग उन्हें जॉम्बी समझकर पोछे से मार देती है। उसे शांत करने के बाद वे फोन चेक करते हैं, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। फिर वे एक गाड़ी को सैनिटाइजर की बोतलों और एक स्क्रैपर से भरते हैं और बाहर आते हैं। सीढ़ियों की ओर जाते समय वे काउंटर के पीछे एक झोंबी को देखते हैं, जो उन पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है।
जेजुन लाइटर के साथ सैनिटाइजर का उपयोग करके उसे आग लगा देता है, लेकिन प्राणी आगे बढ़ता रहता है। इन्हो स्क्रैपर से उसके सिर पर वार करता है और ऊपरी भाग को काट देता है, अंततः उसे मार देता है। सड़क पर जिनवुक गलती से पीछे छूट जाता है और जॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं। एलेक्स उसे बचाने के लिए दौड़ता है और खुद भी जॉम्बी द्वारा पीछा किया जाता है, जिससे योंग ह्यो अब अकेला रह जाता है। जब एक जीव उसके पीछे आता है तो वह भी दौड़ती है और एक सैलून में छिपने में सफल रहती है। फिर वह अपनी माँ को कॉल करती है, उन्हें अंदर रहने के लिए कहने और बताने के लिए कि वह अब भी बेस पर जा रही होगी। इस बीच जिनवुक कपड़े बदलने के लिए एक गोल्फ स्टोर में छुप जाता है। कपड़ों के नीचे छिपा एक आदमी जिनवुक की रोलेक्स घड़ी देखता है और उसे बाहर तक पीछा करता है ताकि उसे गिरा सके। जब वह चीजें इकट्ठा कर रहा होता है तब योंग ह्यो और सैलून मालिक दिखते हैं और उसे डराकर भगा देते हैं। जिनवुक पुलिस के पास जाने का फैसला करता है और योंग ह्यो उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। इसके बाद बेस की ओर बढ़ती है। होटल में वापस ट्रेई आगे बढ़ती रहती है और जंग को दरवाजे को पकड़कर बहुत सारे जॉम्बीज को बाहर रखने की कोशिश करते हुए पाती है। वे उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और नोटिस करते हैं कि कांच टूटने का खतरा है। जेजून पूरे गाड़ी को आग लगा देता है और अपने दोस्तों से उसे छोड़ने के लिए कहता है। आखिरकार कांच टूट जाता है और जेजून गाड़ी को धकेलता है ताकि लपटें जॉम्बीज को घेर लें और उनके रास्ते को रोक दें। दुर्भाग्यवश आग से स्प्रिंकलर भी चालू हो जाते हैं, इसलिए समूह को इनकमिंग जॉम्बी से बचने के लिए बहुत तेजी से भागना पड़ता है। वे सीढ़ियों के गेट के पीछे छिप जाते हैं और जंग गिर जाता है, इसलिए जेजून को उसे चलने में मदद करनी पड़ती है। इस बीच योंग ह्यो और जिनवुक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां एक निराशा भरी भीड़ पुलिस के कुछ करने की प्रतीक्षा करते हुए सामान बेच रही है। यहां वे एलेक्स को पाते हैं, जो उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी का प्रकोप पूरी दुनिया में हो रहा है। वह यह भी बताते हैं कि जब फोन बजता है तो लोग झगड़ने लगते हैं, इसलिए वह उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपना फोन बंद कर दें। ऐसा करने से पहले योंग ह्यो जेजुन को एक अंतिम संदेश भेजते हैं। अचानक हंटर्स के नाम से जाने जाने वाले हथियारबंद लोगों का एक समूह भीड़ को किनारे कर देता है और पुलिस में घुस जाता है। वे पुलिस जॉम्बीज को इमारत छोड़ने के लिए डराने के लिए अंदर गोली चलाते हैं, जिससे भीड़ डर के मारे भाग जाती है। जैसे ही हंटर जीवों को मारने के लिए गोली चलाते हैं, योंग ह्यो और लड़के भी भागना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वे छिपने के लिए एक खाली बार नहीं ढूंढ लेते। वापस बेस पर चारों जीवित बचे लोग छत पर पहुंचते हैं, जहां सैनिक इंतजार कर रहे हैं। वे जॉम्बी कहानी पर विश्वास नहीं करते और छत पर नागरिकों को लाने के लिए जेजून को डांटते हैं। उसी क्षण सीढ़ियों पर जॉम्बीज दिखाई देते हैं, इसलिए सैनिक दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ते हैं। फिर जंग गिर जाता है और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि वह सांस नहीं ले रहा है। जब वह फिर से खड़ा होता है तो वह एक जॉम्बी में बदल गया है, क्योंकि उसे काटा गया था। जंग सुजुंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जो उसे स्क्रैपर से रोकती है। एक सैनिक उसे गिराने के लिए अपने हथियार से मारता है, लेकिन जंग जल्दी से संभल जाता है और पुरुषों को गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि उनकी बंदूकों में असली गोलियों की जगह खाली गोलियां हैं, जिससे जंग को सिर्फ खरोंचें आती हैं। जब वह एक सैनिक को हेलमेट से उठा लेता है तो बाकी लोग चर्चा करने लगते हैं कि क्या उन्हें एक नागरिक पर असली गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आदमी गिर जाता है जब हेलमेट टूट जाता है और दूसरे सैनिक इस मौके का फायदा उठाकर जंग को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंग बहुत मजबूत है और उठने लगता है। इस प्रक्रिया में उसकी गर्दन मरोड़ जाती है, फिर भी वह एक आदमी को काटने में सफल हो जाता है और एक बड़ा टुकड़ा मांस उधेड़ देता है। असली गोलियों का इंतजार करते करते थक चुके इन्हो जंग के सीने में स्क्रैपर घोंप देते हैं, फिर उसके सिर में भी मारते हैं ताकि उसे मार दिया जा सके। उसके बाद टीम लीडर नाराज है क्योंकि इन्होंने एक नागरिक को मार डाला। जेजून उसका बचाव करते हैं, यह बताते हुए कि ज़ॉम्बी को मारना ही बचने का एकमात्र तरीका है, जो प्रोटोकॉल से पहले आता है। कटा हुआ सैनिक इलाज के लिए अंदर ले जाया जाता है, लेकिन लंबे झटके के बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर टीम अपने लीडर के साथ बहस करती है जब तक कि वह उन्हें अपने परिवारों को फोन करने के लिए उनके फोन वापस देने की अनुमति नहीं दे देता। जेजून योंग ह्यो के सारे संदेश देखता है और तुरंत उसे वापस संदेश भेजता है। बाद में योंग ह्यो को जेजून का पसंदीदा संगीत वाला कैसेट मिलता है, जो उनके पुराने डेट्स की यादें ताज़ा कर देता है। फिर एलेक्स खुलासा करता है कि उसके पास एक टैबलेट है और उसे एक तस्वीर दिखाता है जिसमें इन्हो और जेजून होटल में दौड़ रहे हैं। पता चलता है कि एलेक्स पहले वहां मेहमान के रूप में था। योंग ह्यो रोती है जब वह अपना फोन फिर से चालू करती है और जेजून को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। वह बेस पर जाने का फैसला करती है और एलेक्स उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए जिनवुक भी अनिच्छा से आता है। वे तीनों सड़कों पर दौड़ते हैं, ज़ॉम्बीज से बचने के लिए लंबा रास्ता लेते हुए। बेस पर सैनिकों को एहसास होता है कि उनके पास ज्यादा खाना नहीं है, इसलिए वे इसे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। रात के खाने के दौरान बिजली की आपूर्ति कमजोर होने लगती है और उन्हें पता चलता है कि उनके फोन में अब सिग्नल नहीं है। अचानक कुछ दरवाजे पर धमाका करता है और समूह निष्कर्ष निकालता है कि मृत सैनिक ने रूपांतरण किया होगा। नेता दरवाजा खोलता है और आदमी को उड़ाते हुए भेजता है, ये पुष्टि करते हुए कि वह अब एक ज़ॉम्बी है। एक आदमी अपने दोस्त को जीवित देखकर खुश होता है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके बजाय उसके सिर पर काट लिया जाता है। बाकी लोग उन्हें अलग करने के लिए दौड़ते हैं। फिर गायोंग और सूजिंग काटे गए सैनिक पर सीपीआर शुरू कर देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि उसे मरने से रोक सकें। बाकी टीम ज़ॉम्बी को एक कंबल से ढक देती है और गोली चलाती है, अंततः उसे मार देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंग ह्यो और जेयोन कॉलेज में मिले थे। योंग ह्यो सबसे लोकप्रिय छात्रा थी, लेकिन उसने हर लड़के को मना कर दिया क्योंकि उसकी नजरें केवल जेयोन पर थीं। बाद में वे एक ही आइसक्रीम की दुकान में काम करने लगे और जेयोन ने योंग ह्यो को अशिष्ट ग्राहकों से बचाया। साथ में काम करने से उन्हें नजदीक आने का मौका मिला, लेकिन जब योंग ह्यो ने आखिरकार हिम्मत करके उसे पूछ ही लिया तो जेयोन ने उसे मना कर दिया। निजी तौर पर उसने एक सहकर्मी को कबूल किया कि उसे लगता है कि उसके जैसा कोई कभी उसके जैसी सुंदर लड़की के साथ नहीं हो सकता। काम के बाद जेयोन ने योंग ह्यो को बस स्टॉप पर रोते हुए पाया। योंग ह्यो भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी जूते की लेस पर फिसल गई, इसलिए जेयोन ने उसकी मदद की और स्वीकार किया कि उसे भी वो पसंद है। वर्तमान में काटा गया सैनिक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और हमला करने की कोशिश करता है। इन्हो उसके चेहरे पर उबलता हुआ पानी फेंकते हैं, लेकिन यह केवल ज़ॉम्बी को और गुस्सैल बना देता है। बाकी सैनिक अभी भी अपने दोस्त जैसे चेहरे को शूट नहीं कर पाते, इसलिए सूजिंग उनसे बंदूक लेकर खुद ही ज़ॉम्बी को मार देती है। सड़क पर योंग ह्यो और लड़कों को एक नशे में धुत सैमसू उल्टी करते हुए मिलता है। उसकी टांग पर एक ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान है, हालांकि वो मरा नहीं है और न ही अभी तक बदल गया है।
तीनों सोचते हैं कि उन्हें उसे लाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसी वक्त सैमसू का फोन बजता है और कुछ जॉम्बीज का ध्यान आकर्षित कर लेता है। समूह तुरंत भागकर एक रेस्टोरेंट में छिप जाता है। समसू को बांध दिया जाता है और जिनवूक सोचते हैं कि उसे बदलने से पहले मार देना चाहिए, लेकिन योंग ह्यो मना कर देते हैं। जब समसू फिर से उल्टी करता है और बताता है कि उसने कितनी शराब पी तो कैसे आगे बढ़ें, इस पर बहस शुरू होती है। अचानक एक झोंबी पुलिस वाला छिपकर बाहर आता है और हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि वह समसू को नजरअंदाज कर देता है। यंग ह्यो जॉम्बी से भागता है और इस प्रक्रिया में ठोकर खाता है, जिससे जॉम्बी भी गिर जाता है। इससे कई बर्तन उसके सिर पर गिरते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एलेक्स पुलिसकर्मी का ब्रेथलाइजर लेता है और इसका इस्तेमाल सैमसू पर करता है ताकि यह पुष्टि कर सके कि उसका अल्कोहल स्तर अभी भी बहुत अधिक है। वह यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि शराब जॉम्बी को दूर रखती है, इसलिए समूह यह देखने के लिए सूरज निकलने तक पीने का फैसला करता है कि क्या नशे में रहना उन्हें सुरक्षित रख सकता है। पीते समय योंग ह्यो जेओन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइनें अभी भी डाउन है, इसलिए वह एक टेक्स्ट भेजती है। वह यह भी याद करती है कि जेओन उसके साथ था जब उसके पिता का निधन हुआ था। लाइटर उसका अपने पिता के लिए बचपन का उपहार था और मरने से पहले उस व्यक्ति ने वह लाइटर जेओन के लिए छोड़ दिया था। अगली सुबह वे चारों बेहद नशे में होते हैं और रेस्तरां छोड़ देते हैं। जल्दी ही वे जॉम्बियों की पूरी भीड़ को खोज लेते हैं, जबकि बाकी छिप जाते हैं। सैमसू आगे बढ़ता है। चूंकि प्राणी उसे नजरअंदाज करते हैं, वह आसानी से एक कार तक पहुंच जाता है और हॉर्न बजाकर ध्यान भटकाता है, जिससे समूह को भागने का मौका मिलता है। वे केवल एक दुकान पर स्नैक्स लेने के लिए रुकते हैं और खिड़की का उपयोग बाहर हो रही हिंसा को दिखाने के लिए करते हैं। पेस पर समूह आश्चर्य करता है कि उनके दो दोस्तों में से एक जल्दी कैसे बदल गया जबकि दूसरे को अधिक समय लगा। लेकिन बातचीत एक गोली से बाधित हो जाती है। हर कोई ऑफिस चेक करने के लिए दौड़ता है और यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि उनके नेता ने इतने लोगों को खोने के अपराध बोध को सहन न कर पाने के कारण खुद को मार लिया है। इसके बाद जेओन शहर को जलते हुए देखता है और इन्हों से स्वीकार करता है कि उसने अपना कर्तव्य बोध खो दिया है। वे निर्णय लेते हैं कि उन्हें बेस छोड़कर अपने प्रियजनों को ढूंढना होगा। जोड़ी सेकंड इन कमांड से मिलने जाती है और उसे आत्महत्या की तैयारी करते हुए पाती है, लेकिन वह आदमी बंदूक हटाकर दिखाता है कि वह ठीक है। जेओन और इन्हों बताते हैं कि बेस पर खाने और पानी की कमी हो रही है, लेकिन इससे पहले कि वे जाने की अनुमति ले पाएं, ऑफिस का फोन बजता है। ये उच्च अधिकारियों से कॉल है जो बताती हैं कि एक हेलीकॉप्टर जल्द ही सप्लाई गिरा देगा, जिसका मतलब है कि वे नहीं जा सकते। सैनिक हेलीकॉप्टर का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इन्हों को एहसास होता है कि पायलट जॉम्बी है। वह दूसरों को चेतावनी देते हैं और वे तुरंत गोलीबारी कर देते हैं। बहुत सारी गोलियां लगती हैं, लेकिन अंततः वे इंजन को नष्ट कर देते हैं और हेलीकॉप्टर जमीन पर दुर्घटना कर जाता है। फिर उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारी का फोन आता है, जो उन्हें सेना की संपत्ति को नष्ट करने के लिए फटकार लगाते हैं और उनके दंड के रूप में उन्हें कोई आपूर्ति नहीं मिलेगी। फिर भी उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। आदेशों की अनदेखी करने का निर्णय लेकर नया टीम लीडर घोषणा करता है कि वे जा रहे हैं। जब सूजिंग अपनी वर्दी और बंदूक प्राप्त कर लेती है तो समूह किसी भी झोंबी को मारते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ने लगता है जो उनके रास्ते में आता है, अत्यंत प्रशंसनीय टीम वर्क के साथ। जब वे लाउंज में पहुंचते हैं तो वे रसोई की तलाशी लेते हैं और एक और झोंबी को मार देते हैं। इस बीच योंग ह्यो का ग्रुप बिल्डिंग पर पहुंचता है, केवल यह देखने के लिए कि प्रवेश द्वार ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है और एक एम्बुलेंस दरवाजे को रोक रही है। उन्हें उनसे लड़ने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वे एलेक्स की कार की तलाश में जाते हैं क्योंकि उसका दावा है कि उसके पास औजार है। पार्किंग लॉट काफी बड़ा है और समूह सही वाहन की तलाश में जोड़ों में विभाजित हो जाता है। दुर्भाग्य से योंग ह्यो और जिनवूक जॉम्बीज की भीड़ पाते हैं और उन्हें रोकने के लिए गाड़ियों के ऊपर चढ़ना पड़ता है। जब जॉम्बीज भी चढ़ने लगते हैं तो एलेक्स और सैमसून बताते हैं कि उन्होंने स्टोर में मोलोटोव बम बनाए हैं और उन्हें भीड़ पर फेंकना शुरू कर देते हैं। जैसे ही प्राणियों का झुंड जलने लगता है, योंग ह्यो और जिनवूक अपने दोस्तों के साथ जुड़ने और भागने का मौका लेते हैं। एलेक्स आखिरी इंसान होता है जो हिलता है क्योंकि वह बम फेंकते रहता है और जॉम्बीज उसे घेर कर काट लेते हैं। योंग ह्यो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जिनवूक बताता है कि बहुत देर हो चुकी है और उसे सुरक्षा के लिए वैलेट पार्किंग बूथ में खींच लेता है। सैमसू मदद के लिए वापस जाता है, लेकिन एलेक्स के बैग में मौजूद बम भी फटते हैं और मार डालते हैं। चूंकि सैमसू को अभी भी ज़ॉम्बीज नजरअंदाज कर रहे हैं, वह एलेक्स की चाबियां उठाता है और उसकी कार ढूंढने जाता है। उसने कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखा, इसलिए योंग ह्यो और जिनवूक को उसे फोन पर निर्देश देने पड़ते हैं। सैमसू जल्दी ही वाहन पर से नियंत्रण खो देता है जब जॉम्बीज चारों ओर घेरना शुरू कर देते हैं। उसी क्षण जेयून का फोन होटल वाईफाई से जुड़ता है और योंग ह्यो को कॉल करता है। ये जोड़ा फिर से एक दूसरे को देखकर बहुत उत्साहित है और योंग ह्यो जेयून से पूछती है कि वह किस फ्लोर पर है क्योंकि वह पार्किंग में है। उसकी रक्षा के लिए उत्तेजित जेयून झूठ बोलता है और कहता है कि वह अपनी टीम के साथ इमारत से बाहर निकल गया है। वह उसे सूसेओ स्टेशन जाने के लिए कहता है, जहां सेना एक नया बेस बना रही है, और वादा करता है कि वह उसे बाद में वहां ढूंढेगा। कॉल कट जाती है जब योंग ह्यो का फोन बंद हो जाता है। जैसे ही सैनिकों ने लाउंज तक पहुंचने वाले जॉम्बीज को गोली मारना जारी रखा, वे शेफ पाओलो को रसोई में छिपते हुए पाते हैं। फिर वे अंततः भोजन के लिए बैठ जाते हैं। जब पाओलो बात के लिए बिल लिखता है तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। टीम लीडर रसोई में पेय लेने वापस जाता है और वेंट में एक जॉम्बी पाता है। समूह एक आवाज सुनता है और मुड़कर देखता है कि जॉम्बी उनकी ओर आ रहा है, लेकिन चूंकि उसका आधा शरीर गायब है, उसे गिराना आसान है। अफसोस की बात है कि सैनिक रसोई से एक जॉम्बी में परिवर्तित होकर आता है, और चूंकि उसकी नाक पर काटने का निशान है, वे निष्कर्ष निकालते हैं कि जितना करीब काटना दिमाग के होता है, उतना ही तेजी से परिवर्तन होता है। युवक आगे बढ़ता है और अपने अब जॉम्बी बने दोस्त को मारने के लिए उसे गोली मारता है। पार्किंग में सैमसू गाड़ी चलाना सीख जाता है और बूथ के चारों तरफ गिरे जॉम्बीज को कुचलता है ताकि अपने दोस्तों को बचा सके। जिनवूक इमारत से बाहर निकलने के लिए गाड़ी का नियंत्रण संभालते हैं और हर जॉम्बी को कुचलते हुए ड्राइव करते हैं ताकि अपनी निराशा को निकाल सके। जब बाकी लोग उसे शांत करते हैं तो जिनवूक घोषणा करते हैं कि वे सबसे पहले उनकी मां के अस्पताल में रुकेंगे ताकि योंग ह्यो अपनी चोटों के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सके। सैमसू उनसे बिना अपने जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अस्पतालों से नफरत है। हालांकि वह आने वाली जॉम्बिफिकेशन के संकेत छुपा रहा है। गाड़ी छोड़ने के बाद सैमसू जॉम्बी से लड़ना शुरू करता है, लेकिन वह जम जाता है जब उसके शरीर में बदलाव शुरू होता है।
क्योंकि हर कोई शेल्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ट्रैफिक जाम यात्रा को बहुत धीमा कर देता है। जब दोनों इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ बदमाश खिड़कियां तोड़ देते हैं और गाड़ी चुराने के लिए यंग ह्यू और जिनवूक को बाहर खींच लेते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय मेट्रो लेने के, और वे स्टेशन को सड़कों की तरह ही भीड़-भाड़ वाला पाते हैं। जब ट्रेन आती है तो हर कोई इतना पागल हो जाता है कि योंग ह्यो और जिनवूक खींच जाते हैं। अफरा तफरी में लोग सुरक्षा के लिए लगे कांच पर इतना जोर लगाते हैं कि वो टूट जाता है, जिससे कुछ यात्री पटरियों पर गिर जाते हैं और ट्रेन से कुचल जाते हैं। भीड़ में से अधिकांश लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिसमें योंग ह्यो भी शामिल है, जो एक निर्दोष बच्चे को अपनी जगह देने का फैसला करती है और ट्रेन के स्टेशन से निकलते समय दादी को सांत्वना देती है। दुर्भाग्य से वह देखती है कि एक कार में संघार शुरू हो रहा है, जिसका मतलब है कि अंदर मौजूद सभी लोग खत्म हो चुके हैं। हालात और बिगड़ते हैं जब योंग ह्यो को पटरियों पर खून में जिनूक की घड़ी मिलती है। फिर दादी चाकू निकालकर पटरियों पर अपने पोते के पीछे कूद जाती हैं। योंग ह्यो उनका पीछा करती है। जब एक और ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है और दादी को पटरियों से बाहर निकलने में मदद करती है, तब वह देखती है कि बुजुर्ग महिला को काटा गया था। जैसे ही ट्रेन उनके सामने से स्टेशन छोड़ती है, महिला एक जॉम्बी में बदल जाती है और हमला करने की कोशिश करती है। योंग ह्यो के पास उसे मारने के लिए ट्रेन से उसका सिर दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस दुखद अनुभव पर रोते हुए योंग ह्यो अपनी मां की आवाज सुनता है और उसे एक प्रतिबंधित दरवाजा खोजने के लिए उसका पीछा करता है। अंदर कुछ जॉम्बीज हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से बचाते हुए उस आवाज का पीछा करती रहती है जो उसे एक ऑफिस तक ले जाती है जहां वह अपना फोन चार्ज कर सकती है। वहां एक प्राथमिक उपचार किट है जिसका उपयोग वह अपने घावों की देखभाल के लिए करती है। कर्मचारियों से कुछ स्नैक्स भी हैं और यहां तक कि एक चेनसॉ भी है। ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन योंग ह्यो अपने इंजीनियरिंग डिग्री का उपयोग करके इसे ठीक करती है। कुछ सुरक्षात्मक गियर पहनने के बाद वह कमरे से बाहर निकलती है और जॉम्बीज द्वारा हमला किया जाता है, इसलिए वह अपने नए हथियार से उन्हें मारने लगती है। दुर्भाग्यवश वे बहुत अधिक हैं, इसलिए वह दौड़ना शुरू कर देती है, एक संकीर्ण रास्ते में प्रवेश करती है ताकि उन्हें एक पंक्ति में लाया जा सके। वह उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर देती है, जबकि उसे भ्रम होता है कि वे उससे बात कर रहे हैं। अंततः वह एक खुला स्थान ढूंढ लेती है और दौड़ते हुए उस क्षेत्र से होती हुई आपातकालीन सीढ़ियों में छिप जाती है, जहां वह सो जाती है। इस बीच इमारत के दूसरे उच्च मंजिल पर पता चलता है कि आरोन अभी भी जीवित है, क्योंकि वह दरवाजे को अवरोधित करके एक कमरे में छिपा हुआ था। वह समाचार में निकासी योजनाओं के बारे में सुनता है और बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन पहले वह अपने शरीर को सोफे के कुशन से सुरक्षित करता है। आरोन चलते समय बहादुरी दिखाने के लिए बहुत पीता रहता है। जब उसे एक विशाल स्टेपलर मिलता है तो वह उसका उपयोग हथियार के रूप में ज़ॉम्बी को तेजी से मारने के लिए करने लगता है। लॉन्ज में यंग मिन को एहसास होता है कि वह सबसे ऊंचे रैंक वाला आदमी है और इसलिए नया टीम लीडर है। पालो को हथियार देने के बाद समूह वीआईपी लिफ्ट लेता है और अगले तल पर जाता है, जहां वे आर्यन को देखकर चौंक जाते हैं। सूजंग उसे देखकर खुश होती है, लेकिन जब सैनिकों को आर्यन की टांग पर जख्म दिखाई देता है तो वे उसे अपने दोस्त का स्वागत करने से रोक देते हैं। वह पुष्टि करता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने घायल किया था और उसके साथ क्या करना है, इस पर बहस शुरू हो जाती है। आरोन उन्हें बताता है कि वह समझता है और उन्हें उसके बिना जाना चाहिए। अचानक वे ऊपर से कुछ आवाजें सुनते हैं और देखते हैं कि खून ऊपर से लिफ्ट की कांच की छत पर गिर रहा है। समूह लिफ्ट से बाहर निकल जाता है ठीक उस वक्त जब कांच टूटता है और ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं। हर कोई जितनी जल्दी हो सके दौड़ने और किसी भी खाली कमरे में छिपने की कोशिश करता है, जबकि आरोन स्टेपलर के साथ ज़ॉम्बीज से लड़ता रहता है। जब उसे एहसास होता है कि उसे पीछे छोड़ दिया जा रहा है, वह दरवाजों पर जोर से दस्तक देता है और उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। जल्द ही ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और वह सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस पर हमला नहीं होता। वह एक दरवाजे पर दस्तक देता है और सैनिकों को दिखाता है कि वह बिना किसी परिणाम के ज़ॉम्बी को कैसे पकड़ सकता है। एक कमरे में गायंग सुजुंग को बाहर जाने के लिए पूछता है और वह सहमत हो जाती है कि यह सब खत्म होने के बाद वे मिलेंगे। दूसरे कमरे में सैनिक वेंट्स का पता लगा लेते हैं। उसी क्षण उन्हें आरोन से एक वीडियो कॉल आती है जो ज़ॉम्बियों के साथ आराम कर रहा है और पुष्टि करता है कि वेंट्स उन्हें बाहर निकाल देंगे। जब सैनिक वेंट के छेद को बड़ा बना रहे होते हैं, एरन सबसे पहले जाकर तीर बनाता है जो समूह को बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। एक एक करके सिपाही वेंट में प्रवेश करते हैं और रेंगते हुए वे एरोन से मिल जाते हैं। गायंग और सूजंग एक साथ चल रहे हैं जब अचानक एक ज़ॉम्बी गायंग के ऊपर गिर जाती है। सूजंग तुरंत उस प्राणी के सिर में छुरा घोंपकर उसे मार देती है, लेकिन वहां भी एक ज़ॉम्बी का झुंड है जो उनके पास पहुंच रहा है। जोड़ी ज़ॉम्बीज को एक ही समय में आगे बढ़ते देखने के दौरान जितनी तेजी से हो सके रेंग रही है, जिससे वे तंग रास्ते में फंस जाते हैं। अंततः वे योंग मिन और क्यूंगसिक से टकरा जाते हैं, इसलिए वे एक साथ चलते रहते हैं। हालांकि कुछ मोड़ के बाद उन्हें पता चलता है कि वे एक बंद रास्ते पर पहुंच गए हैं। जब ज़ॉम्बी बहुत करीब आ जाते हैं, क्यूंगसिक गोलियां चलाकर सभी को मार देता है। गोलीबारी की आवाज समूह के दूसरे हिस्से द्वारा सुनी जाती है और जेयून मदद करना चाहता है, लेकिन बाकी उसे रोकते हैं क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। पालो घबरा जाता है और अकेले ही आगे बढ़ जाता है। हालांकि एक ज़ॉम्बी उस पर कूदता है और उसका कान नोच लेता है। क्यूंगसिक जल्दी से ज़ॉम्बी को गोली मार देता है इससे पहले कि समूह पालो के साथ क्या करना है ये तय करे। वे उसे वेंटपिट के किनारे पकड़ते हैं ताकि उसे शराब दे सकें, लेकिन उसी समय पालो बदल जाता है, इसलिए वे उसे उसकी मौत की ओर धकेल देते हैं। जल्द ही दूसरी ज़ॉम्बी भीड़ आ जाती है और हर कोई लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जबकि उनके पास गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका होता है। सौभाग्य से आरोन को एक विचार आता है। वह 2 वॉकी टॉकी को बहुत उच्च आवृत्ति पर चालू करता है और ज़ॉम्बीज तुरंत आवाज का पीछा करते हैं। चूंकि आरोन नशे में है, वे उसे पार करते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं। योंग ह्यो के पास वापस चलें, वह धुंध से भरे कमरे में प्रवेश करती है और जेयून को देखकर उत्साहित हो जाती है, लेकिन वह अचानक रूपांतरित होने लगता है। वह योंग ह्यो से इसे खत्म करने के लिए कहता है, जिससे वह अपने बचाव में मजबूर होती है। उसी समय वह इस डरावने सपने से जागती है और बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगती है। वह स्टेशन पर लौटने में सफल होती है और एक रहस्यमय गीत का पीछा करती है, जब तक कि वह एक कमरे में नहीं पहुंचती जहां बचे लोग छुपे हुए हैं। वहां एक प्रसिद्ध गायक भी है। दिए गए आदमी के गाने को सुनते हुए योंग ह्यो अपने फोन पर पुरानी तस्वीरें देखती है। उसे वह दिन याद आता है जब वह जेयून के साथ कैंपिंग पर गई थी और उसने कहा था कि अगर वह सेना में रहते हुए उससे ब्रेकअप कर लेती है तो उसे समझ में आएगा, क्योंकि उसकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अब वह उसे ढूंढने के लिए और भी दृढ़ है, इसलिए वह कुछ सामग्रियां इकट्ठा करती है और निकलती है, सभी ज़ॉम्बी हमले से बचने के लिए एक स्कूटर का उपयोग करते हुए।
दुर्भाग्यवश सामने का गेट बंद है और प्राणी उसे पीछे से घेर लेते हैं, इसलिए उसे फिर से चेनसॉ का उपयोग करना पड़ता है। बहुत भटकने के बाद वह ट्रेन की पटरियों को ढूंढती है और उनका पीछा करने लगती है, उम्मीद करते हुए कि वह स्टेशन ढूंढ पाएगी जिसका जययून ने उसे बताया। जब वह एक ट्रेन देखती है तो अंदर ज़ॉम्बीज़ को देखकर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी को कार से बाहर निकलते देखकर वह रुक जाती है। वह आदमी अपने दोस्तों को फोन करता है ताकि वे छिपने से बाहर आ जाएं और वे योंग हियो के सिर पर एक वस्तु फेंकते हैं ताकि वह गिर जाए। वे चेनसॉ चुरा लेते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें उसे मारना होगा सावधानी के तौर पर, इसलिए योंग हियो उन्हें धक्का देती है और दौड़ने लगती है, जबकि पुरुष उसका पीछा करते हैं। टीम की ओर वापस जब सभी लोग एकत्र होते हैं तो वे गड्ढे में सीढ़ियों का उपयोग करके नीचे उतरना शुरू करते हैं। अंततः उन्हें एक और वेंट मिलती है जो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। कमरे में लोग पाते हैं कि सूजंग को गोली छू गई थी और क्यूंगसिक को बंद जगह में गोली चलाने के लिए डांटते हैं। इससे क्यूंगसिक गुस्से में आ जाता है और वह चिल्लाने लगता है, यह दिखाते हुए कि यह असली सेना नहीं है, अब बस वे लोग हैं जो जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं और प्रक्रियाओं का कोई मतलब नहीं है। जब उसे उसके रवैये के लिए मारा जाता है तो वह अपने दोस्तों पर बंदूक तान देता है, लेकिन जब सूजंग उसे धमकी देती है तो वह उसे नीचे रख देता है। आरोन सोचता है कि उन्हें कार्गो लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वे देखते हैं कि वह टूटी हुई है। खिड़की के बाहर और नीचे कुछ मंजिलों पर एक दूसरी लिफ्ट लटकी हुई है और जेयून को इसे लाने के लिए भेजा जाता है। जबकि वह लगातार घबराता रहता है, वह रस्सी से नीचे चढ़ता है और सीधा गिर जाता है। शहर की हालत देखकर वह डर जाता है और थोड़ा रो भी देता है। इसके बाद वह लिफ्ट को सक्रिय करता है और अपने दोस्तों को लेने के लिए ऊपर चला जाता है। अब सभी लोग साथ में उतरना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि वे आखिरकार भागने वाले हैं। दुर्भाग्यवश लिफ्ट एक खिड़की के सामने फंस जाती है और ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं, इसलिए वे उन तक पहुंचने की कोशिश में शीशे पर वार करने लगते हैं। जेयून लिफ्ट के कंट्रोल बॉक्स को बेधड़क पंच मारता है और उसे फिर से चलाता है, पर उसी समय ज़ॉम्बीज़ खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाते हैं। एक क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि टीम अपनी रक्षा करने की पूरी कोशिश करती है। ज़ॉम्बीज़ लिफ्ट के आधार को पकड़ लेते हैं और रस्सी अब अधिक देर तक वजन सहन नहीं कर पाएगी। काफी संघर्ष के बाद समूह सभी ज़ॉम्बीज़ को धक्का देने में कामयाब होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक रस्सी पहले ही टूट चुकी होती है। सौभाग्य से लिफ्ट एक खिड़की में झूल जाती है और अंदर आ जाती है, इसलिए सभी बाहर निकल जाते हैं सिवाय जेयून के। उसी क्षण दूसरी रस्सी भी टूट जाती है और लिफ्ट कई मंजिलों तक गिरती है जब तक कि जेयून टेडी बियर के साथ एक दुकान में नहीं गिरते, जो उनके उतरने को कुशन कर देती है। लिफ्ट फिर भी चलती रहती है और सड़क पर एक कार पर जाकर गिरती है। हालांकि टीम को लगता है कि जेयून मर चुका है और जब हर कोई शोक मना रहा है, यंगमिन अपनी बांह पर एक काट छुपाता है। इन्हो शरीर को वापस लाना चाहता है अगर उसका दोस्त जीवित हो, लेकिन क्यूंगसिक सोचता है कि यह एक खतरनाक समय की बर्बादी है और अकेला छोड़ देता है। जब वह गलियारे में पहुंचता है तो उसे ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड मिलता है। खिलौना दुकान में जेयून तब जागता है जब एक टेडी सूट पहने ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वह आसानी से उस प्राणी को धकेल देता है और उसे सूट के अंदर संघर्ष करते देख उसे एक विचार आता है। पहले वह ज़ॉम्बी को खिड़की से बाहर फेंकता है और पुष्टि करता है कि सूट उपयोगकर्ता को गिरने से बचाता है। फिर वह खुद एक सूट पहनता है और अंततः भागने के लिए कूदता है। वह सुरक्षित रूप से सड़क पर उतरता है और जब वह चारों ओर देखता है तो वह देखता है कि कुछ पूर्व सैनिक अब भीड़ का हिस्सा है। अचानक ज़ॉम्बी उसके चारों ओर गिरने लगते हैं और जेयून ऊपर देखता है और पता चलता है कि टीम उन्हें खिड़की से बाहर फेंक रही है। सभी पागलपन की तरह लड़ रहे हैं और दरवाजों के पीछे ज़ॉम्बियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे जेयून को देखते हैं तो वे उत्साहित हो जाते हैं और वॉकी टॉकी के माध्यम से एक योजना बनाने के लिए संवाद करते हैं। पास में बहुत सारे छोड़े गए गड्ढे हैं, इसलिए जेयून एक सुरक्षित लैंडिंग स्थान बनाता है, जबकि टीम लिफ्ट की रस्सी का उपयोग करके एक जिपलाइन बनाती है। अपनी जैकेट का उपयोग करते हुए टीम एक एक करके जिपलाइन से नीचे फिसलती है जब तक कि केवल यंगमिन ही नहीं बच जाते। इसके बाद वह अपना काटा हुआ घाव दिखाता है और सभी को यह कहते हुए जाने के लिए कहता है कि बिना उसके छोड़ दें। समूह सभी कारों की खोज करता है जब तक उन्हें एक कार चाबी के साथ नहीं मिल जाती और वे निकल जाते हैं क्यूंगसिक को पीछे छोड़कर। जब यंगमिन तब्दील होकर इमारत से गिरता है, क्यूंगसिक उसे गोली मार देता है जबकि वह रोता है और उन सभी पलों के बारे में सोचता है जब यंगमिन ने उसकी मदद की थी। इस बीच योंगहियो छिपने के लिए एक खाली ट्रेन का डिब्बा ढूंढ लेती है। लोग अभी भी उसके पीछे आ रहे हैं, इसलिए वह कई डिब्बों के माध्यम से दौड़ना शुरू करती है जब तक कि उसे रास्ता ज़ॉम्बीज़ से अवरुद्ध नहीं मिलता। वह जल्दी से सामान रखने के जगह में छिप जाती है ताकि जब लोग उसके डिब्बे तक पहुंचें वे राक्षसों का सामना करें। जब ज़ॉम्बीज़ और पुरुष एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, योंगहियो ट्रेन छोड़कर ट्रैक की तरफ वापस लौटती है। वहां उसे एक महिला ट्रेन परिचारिका मिलती है जो उसे खून से सनी हुई एक गलियारे से गुजारती है जिसमें सिर कटे हुए शव पड़े होते हैं। वह समझाती है कि उसका पीछा करने वाले पुरुषों ने इसे पहले किया था और उसे एक कार्यालय कक्ष में साथ में छुपने के लिए आमंत्रित करती है। योंगहियो घड़ी की बैटरियां लैंडलाइन फोन में डालती है और अपनी मां को कॉल करती है, लेकिन ज़ॉम्बी या उन आदमियों द्वारा सुने जाने से बचने के लिए वे लंबे समय तक बात नहीं करती। शहर में टीम को एक ऐसी सड़क खोजने में मुश्किल हो रही है जो छोड़ी गई कारों से रोकी न गई हो। उसी समय आरोन घोषणा करता है कि वह होश में आ रहा है, इसलिए टीम उसे एक रेस्तरां में लेकर जाती है जहां वह फिर से ढेर सारा शराब पी सकता है ताकि प्रतिरक्षा में रहे। जब बाकी लोग कुछ स्नैक्स ले रहे होते हैं, जेयून एक फोन ढूंढता है और योंगहियो को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई सिग्नल नहीं होता। फिर वह उसकी मां को फोन करता है जो उसे योंगहियो को कहां ढूंढना है बताती है। जब समूह बाहर एक ज़ॉम्बी बच्चे को देखता है, इन्हो अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए रोता है। योंगहियो को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित जेयून समूह से कहता है कि उसे छोड़कर वे अपने प्रियजनों से मिलने जाएं। टीम कार लेती है और जेयून रेस्तरां से एक डिलीवरी बाइक चुरा लेता है। अंततः वह स्टेशन पहुंचता है और अंदर जाता है, केवल यह देखने के लिए कि गेट बंद है। वह अंदर जाने के लिए इसे तोड़ने में संकोच नहीं करता, लेकिन सारी आवाजें कुछ ज़ॉम्बीज़ का ध्यान आकर्षित करती हैं जो कुछ सामान के साथ एक पर्दा पकड़े हुए हैं। जेयून उन्हें लात मारता है और पर्दे को बंद करने के लिए सामान को धक्का देता है। इस बीच ट्रेन परिचर योंगहियो से कहती है कि वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए जाएगी। उसी समय योंगहियो अपने बॉयफ्रेंड को उसका नाम पुकारते हुए सुनती है और वह चिल्लाकर अपनी मौजूदगी की पुष्टि करती है। जेयून हर उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाते हुए या लात मारते हुए आवाज का पीछा करता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि वे बहुत अधिक हैं, इसलिए जल्द ही वह पूरी तरह से गिर जाता है। योंगहियो भी दौड़ रही है और सोचती है कि उसने जेयून को गलियारे के अंत में पाया।
हालांकि यह केवल एक भ्रम है और करीब से देखने पर पता चलता है कि यह एक अज्ञात जॉम्बी सैनिक है। वह हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक जेयून की गोली से मार दिया जाता है। जैसे ही जोड़ी की नजरें मिलती हैं, जेयून यंगहियो के पास दौड़ता है और आंसुओं में उसे गले लगाने से पहले उसकी गर्दन से एक आंख का गोला निकालता है। बाद में वे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में और अधिक जॉम्बीज मिलते हैं। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, आरोन और बाकी टीम वहां पहुंचती है और जल्दी से भीड़ को रोकती है। वे बताते हैं कि समूह में चलना सुरक्षित है, इसलिए अब जब युगल फिर से मिल गए हैं तो वे एक एक करके अपने परिवारों से मिल सकते हैं। जाने से पहले यंगहियो उनसे उस महिला को बचाने के लिए कहती है जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन टीम को आसपास कोई नहीं मिला। निजी रूप से इन्हो जेयू को दिखाता है कि उसने एक शव पाया जो यंगहियो द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाता है और यहां तक कि उसके पास वही नाम टैग है। इसे मरे हुए 10 घंटे हो चुके हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि यंगहियो ही गलियारे में नरसंहार के पीछे थी। वे यंगहियो को सच नहीं बताते और समूह अंततः स्टेशन छोड़ देता है। जब वे शहर की ओर गाड़ी चला रहे होते हैं तो वे सभी विनाश और चारों ओर घूमते जॉम्बीज को देखते हैं। यंगहियो जेयून को वह कैसेट देती है जो उसने बार से लिया था, जबकि स्क्रीन पर दिखता है कि उसने 59 जॉम्बीज को मारा, लेकिन जेयून ने केवल 9 मारे। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।